नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस आर्थिक सुरक्षा कवच की बात करेंगे जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हर व्यक्ति, बैंकिंग पेशेवरों और यहां तक कि छात्रों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी ने जिंदगी भर की कमाई लगाई, एक शानदार घर लिया और कुछ समय बाद अचानक पता चला कि उस एक ही घर पर तो पहले से ही दो अलग-अलग बैंक्स का लोन चल रहा है। हैरान कर देने वाली स्थिति है ना? एक समय था जब ऐसे धोखाधड़ी वाले मामले बहुत आम थे। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे पक्का किया जाए कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उस पर कोई पुराना कर्ज नहीं है। आज हम इसी का जवाब तलाशेंगे। तो चलिए, आज हम मुख्यतः इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सरसाई आखिर क्या है, ये काम कैसे करता है, फ्रॉड से कैसे बचाता है, इसके नियम और खर्चे क्या हैं, और आप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि CSISI असल में है क्या। देखिए, CRSSI का पूरा नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकार समर्थित डिजिटल पंजीकरण प्रणाली यानी डिजिटल रजिस्ट्री है। इसे साल 2011 में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बनाया था। इसका एक बहुत ही सीधा सा काम है, पूरे देश में एसेट्स या संपत्ति पर जो भी लोन्स लिए गए हैं उनका एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। आपको याद होगा, पुराने जमाने में लोन देना पूरी तरह भरोसे पर चलता था। प्रॉपर्टी के कागजात वास्तविक रूप से बैंक को दिए जाते थे, और अगर कोई व्यक्ति फर्जी कागज बनवा के दूसरे बैंक से भी लोन ले ले तो किसी को हवा तक नहीं लगती थी। लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। अब सब कुछ सत्यापन यानी वेरिफिकेशन पर आधारित है। CERCSI ने उस पुराने ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को एक बेहद पारदर्शी वेरीफाई बेस्ड डिजिटल सिस्टम में बदल कर रख दिया है। अब आते हैं इसके व्यावहारिक पहलू पर, यानी ये पूरी प्रणाली काम कैसे करती है। ये पूरा प्रोसेस 5 आसान चरणों में चलता है। सबसे पहले, जैसे ही किसी का लोन स्वीकृत होता है, बैंक तुरंत CRSI पोर्टल पर उसकी जानकारी दर्ज कर देता है। फिर उस प्रॉपर्टी के लिए एक विशिष्ट एसेट ID बनती है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, जिसे लीन मार्किंग कहते हैं, यानी सिस्टम उस प्रॉपर्टी को उस बैंक के नाम पर डिजिटली सुरक्षित कर देता है। और अंत में, जब आप अपना लोन पूरा चुका देते हैं तो उस चार्ज को सिस्टम से हटा दिया जाता है। इसे बैंकिंग की भाषा में सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये रजिस्ट्री असल में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर X। उन्होंने अपना फ्लैट बैंक A में गिरवी रखा और लोन ले लिया। फिर वही मिस्टर X बड़े आराम से उसी फ्लैट के नकली कागजात लेकर बैंक B पहुंच जाते हैं नया लोन लेने। लेकिन जैसे ही बैंक B का अधिकारी सरसाई पोर्टल पर उस फ्लैट की डिटेल्स डालेगा, स्क्रीन पर तुरंत एक चेतावनी आ जाएगी। पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी तो पहले से ही बैंक A के पास गिरवी है, और बस वहीं पर दोहरे वित्त पोषण की धोखाधड़ी यानी डबल फाइनेंसिंग फ्रॉड पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। आप देख रहे हैं ना इसका असर। इस एक डेटाबेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इससे ना सिर्फ मल्टीपल मॉर्गेजेस तुरंत पकड़े जाते हैं, बल्कि ये भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि किस बैंक का प्रॉपर्टी पर पहला हक है। और एक सबसे खास बात, NCLAT जैसे ट्रिब्यूनल्स भी इस रिकॉर्ड को एक ठोस कानूनी सबूत के तौर पर मानते हैं। साथ ही अगर किसी असली मालिक की प्रॉपर्टी का कोई और फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश करें तो CERCI उस बेनामी बिक्री को रोकने में भी पूरी मदद करता है। चलिए अब खर्चे और नियमों की बात करते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा के लिए फीस भी काफी ज्यादा होगी, है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि यह बेहद सस्ता और सबकी पहुंच में है। अगर कोई आम व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सार्वजनिक खोज यानी पब्लिक सर्च करना चाहे तो फीस है सिर्फ 10 रुपए। जी हां, सिर्फ 10 रुपए। वहीं बैंक्स के लिए भी लोन रजिस्टर करने की फीस 5 लाख से कम पर 50 रुपए और 5 लाख से ऊपर पर सिर्फ 100 रुपए है। लाखों करोड़ों के फ्रॉड से बचने के लिए ये खर्चा तो ना के बराबर ही है। पर इसका सस्ता होना लापरवाही की छूट बिल्कुल नहीं देता। कानून ने बैंकर्स के लिए एक सख्त 30 दिन का नियम बनाया है। मतलब लोन स्वीकृत होने के ठीक 30 दिन के अंदर बैंक को CIRSASI में चार्ज दर्ज करना ही होता है। अगर कोई बैंक इसमें देरी करता है तो जुर्माना तो लगता ही है, पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि कर्ज न चुकाए जाने की स्थिति में वो बैंक प्रॉपर्टी पर अपना पहला कानूनी हक भी खो सकता है। ये सच में एक बड़ी बात है।
अब आते हैं कुछ जरूरी सलाह और टिप्स पर, जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति के काम आएंगी। जो लोग लोन ले रहे हैं, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि लोन स्वीकृत होने के बाद बैंक ने पोर्टल पर सही से एंट्री की है या नहीं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, जब आप अपना पूरा लोन चुका दें तो ये सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज अपडेट हो जाए, वरना भविष्य में उस प्रॉपर्टी को बेचते वक्त ऐसी परेशानी आएगी जैसे लोन अभी भी बाकी हो। इसलिए सालाना अपने रिकॉर्ड्स को चेक करते रहना एक बहुत ही अच्छी आदत है। बैंकर्स और प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी कुछ कड़े नियम हैं। लोन देने या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले CARSII पोर्टल की जांच करना तो अनिवार्य है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, CARSII कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे हमेशा सब रजिस्ट्रार से मिलने वाले भरमुक्त प्रमाण पत्र यानी एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट और मूल दस्तावेजों की भौतिक जांच के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। यह एक बहुत मजबूत सुरक्षा की दीवार है, पर आखिरी नहीं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। ये जो सारी जानकारी हमने आज यहाँ साझा की है, ये सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक सलाह ना समझें, क्योंकि सरकार के नियम और फीस समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी लेन देन से पहले एक योग्य कानूनी सलाहकार या बैंकिंग विशेषज्ञों से सलाह लेना ही हमेशा सबसे समझदारी और सुरक्षित कदम होता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आपके छोड़ने के लिए मेरे पास एक सवाल है। आज के इस तेजी से बढ़ते डिजिटल दौर में, जहां धोखाधड़ी के नए नए तरीके रोज सामने आ रहे हैं, क्या बिना CARSI वेरीफाई किए ऋण लेने का कोई भी निर्णय या प्रॉपर्टी लेनदेन सच में सुरक्षित हो सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।